स्टार्टिंग में हमें कोटारू नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने डॉग टोबीमारू और अपने मास्टर मिस्टर शॉन के साथ भाग रहा होता है, पर इस बुड्ढे की हड्डियां चटक जाती है और कहता है मैं और आगे नहीं जा सका और मुझे टेंपल के लोगों की मदद भी करनी है, जहां किसी ने कोटारू को पकड़ने के लिए पूरा टेंपल ही जला दिया होता है और वो उसे एक स्टोन भी देते हैं और कहते हैं तुम्हें मंगाकू टेंपल जाना होगा, तुम वहीं सेफ रहोगे और अगर जरूरत हो तो ये स्टोन बेच देना और मैं तुम्हें बता दूं ये स्टोन इस एनिमे का मेन ट्विस्ट लाएगा। और फिर वो टोबीमारू के साथ निकल जाता है मंगाकू टेंपल के लिए। फिर हम एक आर्मी को देखते हैं जो कोटारू को पकड़ने के लिए आई होती है और इन्हें बहुत सारे लुटेरे घेर लेते हैं, पर इनमें से सिर्फ एक अकेला इंसान इन सबको ठिकाने लगा देता है। ये है चाइनीज आर्मी जो स्पेशली चाइना से जापान कोटारू को पकड़ने के लिए आई है और इस फाइटर का नाम है लैंग और ये इन लुटेरों के लीडर को अपनी नानी याद दिला देता है और इनका लीडर लैंग से भीख मांगता है पर वो उसे बेरहमी से मार देता है। पर ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इसे जापान में अभी तक कोई बढ़िया फाइटर ही नहीं मिला। फिर हम कोटारू और टोबीमारू को देखते हैं जो एक चोर से ही चोरी कर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल एक मंदिर में छुपे हुए होते हैं। वहाँ जाके वो देखते हैं कि वहाँ एक समुराई लेटा हुआ होता है जिसका नाम नानाशी है और मस्त अपने सपने देख रहा होता है। पर तभी कोटारू पूछता है ओ भाई क्या कर रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। नानाशी कहते हैं क्यों, ये तुम्हारा घर है क्या? और कोटारू को भी पता है ये उसका घर नहीं है, इसलिए वो बाहर जाके मछलियां पकाने लगता है। इधर हम चाइनीज आर्मी को देखते हैं जो जापानीज की मदद से कुछ अजीब सी बिल्डिंग बना रहे होते हैं और इधर नानाशी आके बोलता है ये फिश फ्राई तो बहुत टेस्टी लग रही है, थोड़ी सी मिलेगी क्या? तो कोटारू कहता है नहीं फाइक दैट्स द रॉन्ग नंबर। टोबीमारू अपनी फिश नानाशी को दे देता है और वो उसे थैंक यू बोलता है और कोटारू बोलता है थैंक यू वैंक यू नहीं, खा के निकल जाओ यहाँ से। तो नानाशी कहता है तुम्हें कौन थैंक यू बोल रहा है? टोबीमारू विक्टिम कार्ड खेलता है और एक और मछली ले लेता है और तभी टोबीमारू को खतरे का एहसास होता है और कोटारू समझ जाता है कि वो पकड़े गए और वो वहाँ से भागने लगे हैं, पर उन्हें दो जापानीज सोल्जर घेर लेते हैं। पर नानाशी कहता है क्या किया है इस बच्चे ने? तो वो सोल्जर कहता है अपने काम से काम रखो और उसे मारने आने लगा है और नानाशी बिना स्वॉर्ड का यूज करे उसे मार देता है। दूसरे को तो टोबीमारू ही ठिकाने लगा देता है। पर तभी वहाँ एक चाइनीज सोल्जर आ जाता है और एक चाइनीज सोल्जर 1000 जापानीज सोल्जर के बराबर है। वो चाइनीज सोल्जर नानाशी पे अटैक कर देता है पर नानाशी उसे टक्कर दे रहा होता है, पर वो चीनी एक पॉइजन वाली कुनाई नानाशी के मारने वाला होता है। पर तभी टोबीमारू वो अटैक खुद पे ले लेता है और वो दोनों वापस लड़ने लगे हैं। पर अब नानाशी सीरियस हो जाता है और उस चीनी को बिना स्वॉर्ड का यूज करे ही हरा देता है। पर अब टोबीमारू की जान खतरे में है पर नानाशी सिग्मा बॉय बन के वहाँ से जाने लगा है और कोटारू कहता है टोबीमारू ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम इसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? नानाशी कहता है मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है, हिसाब बराबर, और वैसे भी तुम जैसे एक गिद्धी के लिए मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालूं? और जाने लगा है। और कोटारू उसे वो रूबी दिखाता है और कहता है ये एक लक स्टोन है और ये मार्केट में पूरे 10 करोड़ का है, अगर तुम टोबीमारू को बचा लोगे और हमें मंगाकू टेंपल पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। नानाशी कहता है चूना तो नहीं लगा रहे? कोटारू कहता है नहीं और वो डील एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों को लेके जाने लगा है। इधर हम जापान के किंग को देखते हैं जो अपने मंत्रियों से कह रहा होता है ये चाइनीज क्या अजीब सी बिल्डिंग बना रहे हैं और वो उस बच्चे को पकड़ने के लिए इतने पागल क्यों हैं, जल्दी से जल्दी पता लगाओ। और यहाँ से वो तीनों दूसरे विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ वो टोबीमारू का इलाज करवाते हैं और नानाशी कहता है इसे पानी ज्यादा पिलाना, इसका जहर जल्दी उतर जाएगा। और यहाँ हम एक चीनी सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम किंग काय है, जिसे बहुत सारे जापानीज सोल्जर ने घेर लिया होता है क्योंकि इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए। इधर ये तीनों रात का जुगाड़ करने के लिए एक रूम किराए पे लेते हैं। अगले दिन नानाशी अपने घोड़े के लिए सैडल लेने जा रहा होता है पर वहाँ उसे लैंग और एक चीनी सोल्जर मिल जाता है जहाँ नानाशी की सोट देख के लैंग में कीड़े उछलने लगे हैं और वो नानाशी पे अटैक कर देता है, पर नानाशी उसे इजीली डोज कर लेता है और कहता है आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है, कल आना। पर लैंग उस पे अटैक कर देता है पर नानाशी उसके सारे अटैक अपनी स्वॉर्ड बिना निकाले ही डोज कर रहा होता है। तो लैंग कहता है ये क्या खेलने के लिए रखी हुई है, इसे यूज क्यों नहीं कर रही? इस पे नानाशी कुछ नहीं कहता और भाई नानाशी और इसके स्वॉर्ड का पास हमारी फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क है। तभी वहाँ पे एक चीनी सोल्जर आता है और कहता है किंग काय मारा गया। लैंग कहता है आज तो मैं जा रहा हूँ पर जल्दी ही मुलाकात होगी। उसके बाद नानाशी घर आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि टोबीमारू ठीक हो चुका है और आराम से पानी पी रहा है, जिसे देख के कोटारू बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर हम लैंग को देखते हैं जो जापान
जापान के किंग को कहता है कि वो बॉडी किंग का एक ही नहीं है, क्योंकि उसके बैग पे एक कट था पर बॉडी पर कोई भी कट नहीं है, और कहता है मुझे लगता है ये काम तुम्हारा है, तुमने ही उसे किडनैप करा है ताकि तुम हमारा प्लान जान सको। और इधर नानाशी शहर जाने लगता है, पर कोटारू उसे कहता है क्या तुम मुझे हॉर्स राइडिंग सिखा दोगे? तो नानाशी कहता है नहीं, हॉर्स राइडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर कोटारू कहता है चलो फिर इस स्टोन के लिए मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा मालिक हूँ, और क्या पता मैं तुम्हारे किसी दिन काम ही आ जाऊँ। बहुत मनाने के बाद नानाशी मान जाता है और कोटारू को हॉर्स राइडिंग सिखाने लगता है, पर वो बार बार गिरता रहता है तो नानाशी उसका मजाक उड़ाने लगता है। कोटारू कहता है ये मेरी नहीं हॉर्स की गलती है। फिर हम किंग काए को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वहाँ जापान का किंग आता है और उसके साथ उसका कमांडर माद्रा भी आता है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और राजा इसको ड्यूटी देता है इससे सारा सच बुलवाने की। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है और इसी के घर वो तीनों छुपे हुए होते हैं। उसे एक पोस्टर दिखता है जिसपे लिखा हुआ होता है जो भी एक छोटे लड़के जिसके साथ एक होता है उसकी जानकारी देगा उसे किंग $1 मिलियन देगा। और इस बूढ़े आदमी को पैसों का लालच आ जाता है और वो कुछ सोल्जर को लेके अपने घर आता है, लेकिन वो सब यहाँ से पहले ही चले जाते हैं। और अब कोटारू हॉर्स राइडिंग में काफी अच्छा हो जाता है और वो मंगाकू टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। पर फिर हम माद्रा को देखते हैं जो एक वॉर के बाद अपनी वाइफ से मरम्मती करवा रहा होता है। तभी वो उसे लैंग के बारे में बताता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहता है मेरी टक्कर की मैं आज तक सिर्फ 2 लोगों से मिला हूँ, एक तो लैंग और दूसरा एक ऐसा वॉरियर जो 1000 के बराबर है। और एक बार वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है तो पूरे किंगडम की आर्मी भी छोटी लगने लगी है। और कुछ साल पहले वो अचानक से फाइट छोड़ देता है और उसकी वाइफ बोलती है तो तुम कब छोड़ रहे हो लड़ाई? तो माद्रा कहता है ये किंगडम का राजा बनने के बाद। फिर हम नानाशी और कोटारू को देखते हैं जो एक लेक में नहा रहे होते हैं। तभी कोटारू को नानाशी की पीठ के ऊपर बहुत सारे स्कार्स दिखते हैं और वो उसके बाल भी देखता है जो कि पूरे रेड होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं ये रेड डाई नहीं है, ये उन लोगों का खून है जिन्हें नानाशी ने वॉर्स में मारा है। और नानाशी अपने बालों पे डाई लगा के घूमता है और नानाशी कहता है डरो मत, मैंने लड़ाई बहुत साल पहले ही छोड़ दी है। फिर नानाशी कहता है कोटारू हमें कुछ लोगों ने घेर लिया है और वो हम पे अटैक करने वाले हैं, ऐसे एक्टिंग करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता और नॉर्मल एक्ट करो। पर कोटारू काफी ज्यादा डर जाता है और नानाशी पूछता है और बताओ अपने बारे में। तो वो बताता है कि वो चाइना से है और बचपन में ही उसके मम्मी पापा को कुछ लोगों ने खत्म कर दिया होता है और रैंडमली एक दिन उसके पीछे चाइनीज आर्मी पड़ जाती है, इसलिए वो भाग के जापान आ जाता है। पर वो आर्मी वहाँ भी आ जाती है और जिस टेम्पल में वो रह रहा था उसे भी जला देते हैं, इसलिए वो मंगाकू टेम्पल जाना चाहता है ताकि वो सेफ रहे। तभी 2 लोग उन पे अटैक कर देते हैं, पर वो सिर्फ लुटेरे थे, पर इन्हें पता नहीं था कि इन्होंने गलत पार्टी से पंगा ले लिया है। बेचारे चोरी करने आए थे और खुद ही लुट जाते हैं। और अब कोटारू नानाशी की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और वो मंगाकू टेम्पल पहुंच जाते हैं। फिर कोटारू उसे वो स्टोन देता है और कहता है ये दरअसल 10 करोड़ का नहीं है। नानाशी कहता है मुझे पता था, वैसे कितने का है ये? 10? अच्छा 10 लाख का? कोई ना नहीं 10। अच्छा 10,000, चलो काम चला लूंगा। नहीं 10 रुपए। और नानाशी कहता है कोई ना, और वहाँ से जाने लगता है। और कोटारू कहता है नानाशी तुम काफी अच्छे इंसान हो, अपना ख्याल रखना। और नानाशी सिग्मा बन के बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। और माद्रा का बेटा उसे कहता है डैड मुझे किंग की बेटी पसंद है। और माद्रा कहता है अभी सही टाइम नहीं है। हम देखते हैं कि काफी टॉर्चर के बाद किंग काए ने अपना मुंह खोल दिया हो। माद्रा किंग को आगे बताता है कि चाइनीज एक टाइप का अमृत बना रहे हैं जिसे इनका लीडर पी लेगा और वो अमर हो जाएगा, पर उसे बनाने के लिए आज की रात उन्हें उसे स्ट्रक्चर पे जो बना रहे थे उस पे कोटारू की बलि देनी होगी। किंग बोलता है किसी भी हालत में मुझे वो अमृत चाहिए। कोटारू तोबिमारू को बाहर बांध देता है और कोटारू अंदर जाता है। वहाँ उसे टेम्पल का हेड मिलता है और उसके पीछे एक चाइनीज सोल्जर था और यहाँ टेम्पल के हेड ने कोटारू को पैसों के लिए बेच दिया होता है और कोटारू वहाँ से भागने लगता है, पर एक और चीनी सोल्जर उसके सामने आ जाता है और उसे वो पकड़ लेते हैं। कोटारू कहता है क्यों? तो वो मोंग
मोंक बताता है कि ये हेड मोंक के ऑर्डर्स हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। और वहाँ से जापानीज आर्मी भी आ जाती है कोटारू को लेने के लिए, पर किम नाम का एक चाइनीज सोल्जर अकेले सबको मार देता है। पर एक बंदा बैकअप लेने के लिए भाग जाता है और उसे जाते हुए नानाशी देख लेता है और उसके ऊपर खून से उसको सब समझ में आ जाता है। फिर वो टेम्पल की तरफ आने लगता है और तोबीमारू ने अपनी रस्सी तुड़वा ली है और नानाशी आके हेड मोंक के टबली बजाता है और उसे बेहोश कर देता है और उस मोंक से पूछता है क्यों किया तुमने ऐसा, वो तुम पे कितना भरोसा करता है। वो कहता है मैं सिर्फ जूनियर मोंक हूँ और ये हेड मोंक के ऑर्डर्स थे तो मुझे मानने पड़े। और कहता है ज्यादा तो नहीं पर मैं ये जानता हूँ कि वो उसकी बलि देके उसका सारा ब्लड निकाल लेंगे। नानाशी उसकी केप एक सोल्जर की स्वॉर्ड से काट देता है और कहता है तुम जैसे मोंक होने से अच्छा है मोंक ना ही हो। और उसे फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी। और यहाँ जब लैंग को पता चलता है कि जापानीज आर्मी ने उनसे कोटारू को लेने की कोशिश करी तो वो अकेले ही राजा के पैलेस में घुस जाता है और अकेला ही बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है और किंग को किडनैप कर लेता है। और यहाँ पे कोटारू को सैक्रिफाइस टावर पे ले जाया जाता है और माद्रा भी अपने बेटे और अपनी पूरी आर्मी के साथ सैक्रिफाइस टावर पे आ जाता है। नानाशी भी तोबीमारू की मदद से कोटारू को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंग कोटारू को सैक्रिफाइस टावर के ऊपर ले जा रहा होता है और उससे पूछता है तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या बच्चे, थोड़ी देर में तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन कोटारू उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि असल में वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। नानाशी पागल की तरह कोटारू को ढूंढ रहा होता है और वो बहुत ज्यादा थक चुका है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दौड़ चुका है और स्नोफॉल भी हुई होती है जिसकी वजह से बर्फ में भागना मुश्किल होता है। कोटारू को टावर के टॉप पर बांध देते हैं और ठीक 12 बजे उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। तभी माद्रा अपनी पूरी आर्मी के साथ सैक्रिफाइस टावर के गेट पर पहुंच जाता है। जनरल ऑर्डर देता है कि उनके राजा को उनके सामने टांग दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ ना पाए। वो ऐसा ही करते हैं। किंग कहता है चाइनीज लोग जैसा कह रहे हैं उनकी बात मानो वरना ये मुझे मार देंगे और मुझे यहाँ से ले चलो। पर माद्रा को इसमें एक मौका दिखाई देता है। वो अपने बेटे हिराटा से कहता है कि सही टाइम आ चुका है। हिराटा अपने धनुष से एक तीर छोड़ता है जो सीधा किंग को खत्म कर देता है। सब शॉक हो जाते हैं। माद्रा कहता है तुम्हें किसी वीक राजा की बजाय एक स्ट्रॉन्ग राजा के अंडर काम करना चाहिए जो तुम्हारे भले के बारे में सोचे, जो मेरा साथ देगा मैं उसकी सारी डिमांड पूरी करूंगा। सब माद्रा को अपना राजा मान लेते हैं। लैंग उसकी तारीफ करता है और कहता है कि यहाँ भी कुछ अच्छे वॉरियर्स हैं। फिर माद्रा अपनी आर्मी के साथ सैक्रिफाइस टावर पर अटैक कर देता है और गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और जापानीज और चाइनीज सोल्जर के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। नानाशी की हालत खराब हो चुकी होती है लेकिन वॉर के धुएं से उसे वो टावर दिख जाता है। जापानीज सोल्जर बहुत ज्यादा थे लेकिन चाइनीज सोल्जर मरने से पहले बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स को मार देते थे, इसलिए मुकाबला बराबरी का था। माद्रा और उसका बेटा भी युद्ध में उतर जाते हैं। माद्रा का बेटा अच्छा लड़ता है लेकिन एंड में मारा जाता है। नानाशी और तोबीमारू टावर में घुस जाते हैं। नानाशी कोटारू को बंधा देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगा है लेकिन ब्लास्ट की वजह से उस पर एक टावर गिर जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है और उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसने एक किंग के ऑर्डर पे एक माँ और उसके बेटे को मार दिया था जिसके सर पर व्हाइट रिबन था और तब से उसने अपने तलवार का यूज नहीं करा और आज तक उसकी स्वॉर्ड पे वो व्हाइट रिबन है। माद्रा और लैंग की फाइट होती है। आखिर में एक चाइनीज जनरल माद्रा को गोली से मार देता है और वो खत्म हो जाता है। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं कोटारू की बलि के लिए। तोबीमारू उस आदमी को पकड़ लेता है। नानाशी 9 साल बाद अपनी तलवार निकालता है और उसे इजीली मार देता है और एंड में जब वो कोटारू को खत्म करने वाले होते हैं नानाशी अपनी तलवार फेंक कर उसे बचा लेता है और उस पे 2 चाइनीज सोल्जर अटैक कर देते हैं और उसकी आंखों में एक केमिकल डाल देते हैं। फिर भी वो बिना वेपन के उन्हें मार देता है। लैंग सब देख रहा होता है। जनरल नानाशी को मारना चाहता है लेकिन लैंग उसका हाथ काट देता है। वो कहता है कि सालों बाद मुझे अपने टक्कर का इंसान मिला है और इसके लिए थैंक यू। फिर वो जनरल को भी उसी तरह से बीच में से काट देता है। लैंग और नानाशी आमने सामने होते हैं। दोनों तलवार निकालते हैं और भयंकर लड़ाई शुरू होती है। उनकी तलवारें इतनी तेज चल रही थी कि कोटारू को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता। आखिर में दोनों की तलवार एक दूसरे के सीने में घुस जाती है। बस फर्क इतना था कि नानाशी की तलवार लैंग के आर पार निकल जाती है लेकिन लैंग की तलवार को कोटारू का लकी स्टोन रोक देता है। लैंग गिर जाता है और समझ जाता है कि ये उसका एंड है लेकिन वो खुश होता है क्योंकि उसे अपनी टक्कर का ओपोनेंट मिल गया। वो हंसता है और नानाशी को थैंक यू कहकर खत्म हो जाता है। इसके बाद कोटारू, नानाशी और तोबीमारू वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में नानाशी कोटारू से पूछता है तुम्हारा कोई सपना है क्या? कोटारू कहता है पूरी दुनिया
घूमने का। नानाशी फंसा है और कहता है ठीक है, तो अब हम साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। तो जरूर से बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम्हें कोई और एनिमे की एक्सप्लेनिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना।